हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू फॉलोइंग मी. आई एम डॉक्टर आरती. आई एम योर पीडियाट्रिक नर्सिंग फैकल्टी एट पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला. सो कंटिन्यूइंग आवर टॉपिक ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आज हम पढ़ेंगे बोन एज, शॉर्ट स्टेचर and SMR staging. These all topics are very important from the point of view of your exam. तो सबसे पहले आते हैं एक्सरे. कौन सी एज पे हमें एक्सरे कौन सा कराना चाहिए? जनरली हमें पता है बोन एजिंग के लिए हम करते हैं रिस्ट का एक्सरे. बट अगर बच्चा छोटा है, द चाइल्ड इज जस्ट बोर्न, एट बर्थ अगर हमें कोई एबनॉर्मैलिटी ऑफ द बोन्स पता करनी है तो हम कराते हैं नी का एक्सरे. आफ्टर दैट 3 मंथ्स से लेके 12 मंथ्स तक इन्फेंसी में बोल लीजिए, इन्फेंसी में हम कराते हैं शोल्डर एक्सरे. एंड लेटर ऑन वी गेट अ रिस्ट एक्सरे डन. कौन सी साइड की रिस्ट का एक्सरे कराते हैं? लेफ्ट साइड रिस्ट का. लेटर टिल 1 to 13 years ऑफ एज अगर हमें बोन एज पता करनी है तो हम रिस्ट एक्सरे कराते हैं, लेफ्ट रिस्ट एक्सरे. ये एक्सरे किस बेसिस पे हम कराते हैं? कैसे हमने डिसाइड किया कि बचपन में नी एक्सरे कराना है फिर बड़े होकर रिस्ट एक्सरे कराना है? दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एपिफाइसिस. एपिफाइसिस एरिया है बोन का जहाँ पे ग्रोथ होती है, तो विद एज उसका फ्यूजन होता रहता है बोन्स का, तो उसके बेसिस पे हम ये एक्सरे डिसाइड करते हैं. ये लेफ्ट साइडेड रिस्ट का हमें एक्सरे कराना होता है 1 to 13 years. जनरली आपका क्वेश्चन इधर ही आता है कि विच एक्सरे इज डन फॉर बोन एजिंग, तो लेफ्ट रिस्ट एक्सरे इज डन फॉर बोन एजिंग. नेक्स्ट पढ़ते हैं कार्पल बोन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे से क्वेश्चंस आते हैं. सो दिस इज अ हैंड जो मैंने इस डायरेक्शन में बनाया है, जैसे मेरा हाथ दिख रहा है, बैक साइड ऑफ द हैंड. So this is the medial side. ठीक है, medial side जहां पे हमारा thumb होता है, and this is the lateral side. तो हमने एक बहुत ही अच्छा निमोनिक है, बहुत ही पुराना निमोनिक है. She looks too pretty, try to catch her. तो ये हमारा इधर से शुरू होता है, medial side से lateral side पे. ये हमारी proximal end है हैंड का. अगर मैं हैंड ऐसे रखती हूं तो ये प्रॉक्सिमल साइड है और ये डिस्टल साइड है. तो ये जो हम निमोनिक बोलते हैं ये प्रॉक्सिमल से शुरू होता है इस साइड की बोन्स पे, मीडियल से लेटरल जाते हैं जब हाथ उल्टा रखा हुआ है. तो सबसे पहले आता है शी लुक्स टू प्रिटी. इसे हम प्रिटी थे. शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई to catch her. ठीक है, she looks too pretty, try to catch her. अब हम पढ़ लेते हैं बोन्स की फुल फॉर्म क्या है इस निमोनिक की. तो she looks too pretty, तो she से है हमारा स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रल, then we have pisiform. Try to catch her, try to catch her. She looks too pretty, try to catch her. ये सब याद रखेंगे निमोनिक, इस पे से क्वेश्चंस आते हैं. इधर आता है ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, एंड लास्ट में हम आता है हैमेट. हुक ऑफ हैमेट भी बोलते हैं इसे. तो लास्ट में हमारा आता है हैमेट. सो हो गया स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रल, प्रिसिफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हैमेट. अब इसका आता है कि कितने बोन्स किस एज पे होते हैं. अब हमें बोन एज करनी है तो कौन से बोन्स किस एज पे कितने होते हैं. तो हमारा इधर से आई चेंज द कलर ऑफ द पेन ताकि आपके लिए इजी हो जाए. तो हमारा इधर से शुरू होता है ऐसे, ऐसे और ऐसे. बीच में हम इस बोन को छोड़ देते हैं, पिसिफॉर्म को छोड़ देते हैं, ये लेटर एज पे आती है. तो हमारा स्टार्ट होता है कैपिटेट बोन से, कैच से. तो ये हमारी आती है 2 months पे. इसके बाद
हैमिट, हुक ऑफ हैमिट आता है 3 मंथ्स पे। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू गोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऊपर आ जाएंगे हम, इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो ट्राइक्विट्रल आ जाएगा। तो ये आ जाता है हमारा 3 इयर्स पे, 4 इयर्स पे, 4.5 to 5 इयर्स पे, इधर स्केफॉइड पे आ गए। फिर हमारा आ गया ट्रेपीजियम 6 इयर्स, ट्रेपीजियम आता है सॉरी 5 इयर्स, एंड देन ट्रेपेजॉइड कम्स एट 6 इयर्स, एंड देन दिस कम्स लेटर बाय 12 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल चलता है इधर से 2 months, 3 months, then here comes 3 years, 4 years, 4.55, 5, 6 years, and last में हमारा आता है pretty, too pretty pisiform bone जो आता है by 12 years। ठीक है, ये easy है, लगने में टफ है। पीछे हाथ रखा, अपने बोन्स बना दिए, she looks too pretty, try to catch her, C से शुरू किया, सर्कल चला दिया पिसिफॉर्म को छोड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 2 months, 3 months, 3 years, 4 years, 4.55, 5 and 6 and 12 years। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं इजी फॉर्मूला। इजी फॉर्मूला टू रिमेंबर कि कितने एज पे कितने कार्पल बोन्स होते हैं, ये पूछे जाते हैं। तो इधर हम लिखेंगे एज, इधर लिखेंगे नंबर ऑफ बोन्स, और कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, बस +1 करते जाना है विद द एज। तो 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 years, 6 years, 7 year and 8 years। ठीक है, ये हमारे ईयर्स हैं इस साइड, एंड इस साइड हम लिखते हैं नंबर ऑफ बोन्स। तो 1 year पे 2 बोन्स होते हैं। ठीक है, 2 बोन्स हमें पता है, कैपिटेट एंड हुक ऑफ हैमिट 2 बोन्स। अब 1 ऐड करते जाना है, 2 पे 2 ही रहने देना है, फिर 3 पे 3 हो जाते हैं, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6, 7 पे 7, नॉट 8। ठीक है, 8 इयर्स पे कितने रहते हैं, 7 रहते हैं, क्योंकि पिसिफॉर्म लेटर ऑन निकलता है। तो इधर हमें पता लग गया कि 2 बोन्स होते हैं, कैपिटेट, हुक ऑफ हैमिट। फिर हमारा अगर हम उस सर्कल में चलेंगे, अगला बोन नहीं आता, 3 इयर्स पे ही आता है, तो 2 ही रहते हैं। फिर 3 इयर्स पे एक आ गया, 4 इयर्स पे एक और आ गया, 4.55 पे एक और आ गया, then 6 and 7। So this is a very simple formula to remember कौन सी एज पे कितने बोन्स होते हैं। इसमें बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, एट 8 इयर्स कितने होते हैं, 7 बोन्स होते हैं, 1 ईयर पे 2 बोन्स होते हैं। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारा याद करना कार्पल बोन्स किस एज में कितने होते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू शॉर्ट स्टेचर। शॉर्ट स्टेचर क्या होता है, हाइट छोटी होना। हाइट कैसे लेते हैं ये हमने डिस्कस किया था। तो हाइट लेस देन -2 स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर एज एंड जेंडर इज नोन एज शॉर्ट स्टेचर। हमने ग्रोथ चार्ट्स देखे थे, उस पर प्लॉट करना सीखा था। तो -2 स्टैंडर्ड डिविएशन से अगर हाइट लेस है तो उसे बोलते हैं शॉर्ट स्टेचर फॉर एज एंड जेंडर। नाउ इटियोलॉजी क्या क्या है, कॉजेज क्या क्या है शॉर्ट हाइट के। तो सबसे पहले हमारे होते हैं फिजियोलॉजिकल कॉजेज। फिजियोलॉजिकल कॉजेज यानी जेनेटिक मेकअप की वजह से बच्चे का हाइट छोटा होना। इसके अंदर 2 कॉजेज आते हैं, एक है फेमिलियल, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। अगले कॉजेज हमारे पास क्या आते हैं, पैथोलॉजिकल कॉजेज, यानी एक्चुअली देयर इज अ प्रॉब्लम जिसकी वजह से बच्चे की हाइट छोटी हुई है। पैथोलॉजिकल कॉजेज में सबसे कॉमन कॉज है अंडर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी होना, सैम सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन, जो आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो सबसे कॉमन कॉज है बच्चे का अंडर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट कॉज क्या है, बच्चे को कोई लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी है, कोई क्रॉनिक इलनेस है। क्रॉनिक इलनेस हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे हमारी क्रॉनिक इलनेसेस में क्या क्या आ जाएगा हमारा, कार्डियक इलनेस है, कोई कार्डियक बच्चे को VSD है, ASD है, दीज आर दी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जिसकी वजह से बार बार बच्चा बीमार पड़ रहा है, या एस्मा का पेशेंट है, बच्चा बार बार इनहेलर्स पे जा रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में आ रहा है। सो दीज आर फ्यू क्रॉनिक इलनेसेस लाइक एनी कार्डियक हार्ट डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट इज एस्मा, कोई रीनल दिक्कत है बच्चे को, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, तो उन केसेस में भी बच्चा बार बार बीमार पड़ता है तो हाइट छोटी रह जाती है। थर्ड कॉज हमारा क्या है, थर्ड कॉजेज हमारा हार्मोनल कॉजेज, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम एंडोक्राइन रिलेटेड।
तो अब हाइपोथायरॉयड इज वन ऑफ अ वेरी कॉमन कॉज। हाइपोथायरॉयडिज्म का बच्चा है तो उस केसेस में बच्चे की हाइट छोटी रह जाती है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी या अर्ली प्रिकॉशियस में भी हाइट छोटी रह जाती है, डीलेड प्यूबर्टी में भी हाइट छोटी रह जाती है। तो प्रिकॉशियस यानी प्यूबर्टी जल्दी आ जाना, इसका मीनिंग हम आगे पढ़ेंगे, गर्ल्स और बॉयज में अलग अलग एज होती है, या फिर डीलेड। प्रिकॉशियस या डीलेड प्यूबर्टी दोनों केसेस में बच्चे की हाइट छोटी रह जाती है। दीज आर सम हार्मोनल कॉजेज, एंडोक्राइन कॉजेज। थर्ड तरह के कॉजेज क्या होते हैं जिसकी वजह से हाइट छोटी हो जाती है? बच्चा ही छोटा पैदा हुआ है, SGA बेबीज, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। फोर्थ कॉज है SGA बेबी, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबी, जो बच्चे का वजन अपनी उम्र के हिसाब से 10th परसेंटाइल से कम होता है, उसे हम SGA बेबीज बोलते हैं। तो अगर SGA बच्चा पैदा हुआ है तो अल्टीमेटली बड़ा होकर उसकी हाइट छोटे होने के चांसेस होते हैं। फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेज इज स्केलेटल कॉजेज। स्केलेटल कॉजेज में हमारे पास आता है एकोंड्रोप्लेजिया, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, पहले भी हमने ये नाम सुना है अपने पिछले लेक्चर्स में। रिकेट्स, विटामिन D डेफिशिएंसी, ये भी हमने पिछले लेक्चर्स में सुना है। इन दोनों केसेस में स्केलेटल डिस्प्लेजियाज में हमारा शॉर्ट स्टेचर मिलता है। सिक्स्थ कॉज है जो कि कम देखा जाता है बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है, इज साइकोसोशल। घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मारपीट हो रही है बच्चे के साथ, बच्चा डिस्टर्ब्ड फैमिली एनवायरनमेंट देख रहा है, तो उस केसेस में बच्चे की ग्रोथ छोटी रह जाती है। एंड लास्टली हमारे पास आते हैं जेनेटिक कॉजेज। जेनेटिक कॉजेज एग्जाम्पल्स, डाउन सिंड्रोम। तो ये हो गए हमारे कॉजेज। तो कॉजेज में हमारे पास आ गया फिजियोलॉजिकल कॉजेज, ठीक है। देन फेमिलियल कॉन्स्टिट्यूशनल, पैथोलॉजिकल कॉजेज में अंडर न्यूट्रिशन, कोई क्रॉनिक इलनेस है अगर बच्चे में। देन एंडोक्राइन कॉजेज, SGA, स्केलेटल डिस्प्लेजिया, साइकोसोशल, एंड लास्टली जेनेटिक कॉजेज। क्वेश्चंस है नहीं, इन पे क्वेश्चंस नहीं आते। फेमिलियल कॉन्स्टिट्यूशनल पे आते हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं, बट जस्ट वी शुड नो कि क्या क्या कॉजेज हमारे रहते हैं अगर हाइट बच्चे की छोटी होती है। अब असेसमेंट ऑफ हाइट पे आते हैं। असेसमेंट ऑफ हाइट पे तो सबसे पहले हाइट, मेजरमेंट ऑफ नॉर्मल हाइट जो हम बच्चे की लेते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कि लेस देन 2 इयर्स का बच्चा है तो लेंथ लेते हैं, उससे बड़ा बच्चा है तो उसे हाइट बोलते हैं। लेंथ वी टेक विद द हेल्प ऑफ इन्फेंटोमीटर, हाइट वी टेक विद द हेल्प ऑफ स्टेडियोमीटर, ये हम पढ़ चुके हैं। अब उस हाइट को हम ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट करते हैं। ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट करने के बाद -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से छोटा है तो उसे शॉर्ट स्टेचर बोलते हैं। हाइट के बाद इंपॉर्टेंट चीज है हाइट वेलोसिटी, कि किस स्पीड से। मैंने आपको ग्राफ पे बताया था कि सिर्फ लाइन से नीचे होना या ऊपर होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट है कि फ्लैटनिंग तो नहीं है, पहले सही जा रहा है फिर एकदम से फ्लैटन तो नहीं हो रहा, तो हाइट वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। हाइट वेलोसिटी इनिशियल हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम ग्रोथ पीरियड होता है शुरू के इयर्स, इन्फेंसी एंड देन प्यूबर्टी, बीच में कम होता है। तो अप टू 1 ईयर जो होता है, height velocity is up to 1 year, height velocity होती है 25 सेंटीमीटर पर ईयर। जब बच्चा और बड़ा होता है 2 to 10 years के बीच में, height velocity is 4 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर। इस पे बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है। What is the height velocity at 2 to 12 years, 2 to 10 years? So that is 4 to 6 centimeter per year. फिर प्यूबर्टी में हमें पता है अगेन ग्रोथ स्पर्ट आता है, अगेन हाइट वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो प्यूबर्टी में इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर पर ईयर। ये पूछा नहीं गया पर पूछा जा सकता है। सो दिस इज द हाइट वेलोसिटी जो हम रेगुलर प्लॉट करते हैं कि ईयरली बच्चा कितना बढ़ रहा है। तो 2 to 10 years में कम बढ़ता है बच्चा, 4 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर रहती है। प्यूबर्टी में अगेन ग्रोथ स्पर्ट आता है। तो ये बात हो गई हमारी हाइट वेलोसिटी की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी होती है वो होता है मिड पैरेंटल हाइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मेजरमेंट में होती है वो होती है मिड पैरेंटल हाइट। अगर बच्चा छोटा होता है तो हमने अभी देखा है कि
फिजियोलॉजिकल कॉजेज होते हैं. फिजियोलॉजिकल कॉजेज यानी फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर, कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्टेचर. तो डिस्टिंग्विश करने के लिए कि क्या ये बच्चा एक्चुअली बीमार है, पैथोलॉजिकल कॉज है या फिजियोलॉजिकल कॉज है, हमें पेरेंट्स की हाइट लेना बहुत जरूरी है. तो हम दोनों फादर मदर की हाइट लेते हैं. तो फादर की हाइट प्लस मदर की हाइट को हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, प्लस 6.5 सेंटीमीटर फॉर बॉयज एंड माइनस 6.5 सेंटीमीटर फॉर गर्ल्स. तो ये जो हाइट हमारी आती है मिड पैरेंटल हाइट, तो इसे हम बोलते हैं टारगेट हाइट, यानी 18 इयर्स पे बच्चे की इतनी हाइट होनी चाहिए. तो अब अगर हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो क्या है ग्राफ पे कि अगर बच्चा ऐसे ऐसे, दिस इज दी मानो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन की लाइन है, बच्चा इस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन की लाइन से नीचे ग्रो कर रहा है, बट 18 साल पे जाके बच्चा अपनी टारगेट हाइट पे पहुंच रहा है, तो यानी ये फिजियोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर है. पर अगर बच्चा 18 साल पे भी अपनी हाइट पे नहीं पहुंच पा रहा तो पैथोलॉजिकल है. एक्चुअली देयर इज अ कॉज फॉर इट व्हिच वी नीड टू फाइंड. तो हमारा असेसमेंट में थर्ड पैरामीटर हो गया मिड पैरेंटल हाइट. फोर्थ पैरामीटर है हमारा अपर सेगमेंट इज टू लोअर सेगमेंट रेशियो, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. इसके अंदर वर्टेक्स से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक हमारा होती है अपर सेगमेंट, उसमें टोटल हाइट में से माइनस कर देते हैं तो आ जाती है लोअर सेगमेंट. हमें ये पता है अपर सेगमेंट इज टू लोअर सेगमेंट रेशियो एट बर्थ 1:7. उसके बाद 3 इयर्स पे कितनी हो जाती है 1:3 एंड बाय 10 इयर्स इट बिकम्स 1:1. अब हमारे पास कॉजेज होते हैं जिसमें अपर सेगमेंट बड़ी हो जाती है, लोअर सेगमेंट छोटी रह जाती है. कहने का मतलब है कि दिस इज अपर सेगमेंट, ये बड़ी हो जाती है, लिम्स हमारे लोअर लिम्स छोटे रह जाते हैं. तो ये जनरली हमारा केसेस होता है बोन डिसऑर्डर्स में. तो ये हमारा रिकेट्स में मिलता है जिसमें बोइंग ऑफ लेग्स हो जाती है, एकोंड्रोप्लेजिया में मिलता है जिसमें हमारा अपर सेगमेंट तो बड़ी होती है, लोअर सेगमेंट छोटी होती है. नेक्स्ट हमारा होता है अपर सेगमेंट छोटी रह जाती है, लोअर सेगमेंट बड़ी हो जाती है. ये मोस्टली अपर सेगमेंट अगर छोटी होगी तो पीछे स्पाइन होती है, तो मोस्टली स्पाइनल वर्टिब्रल प्रॉब्लम्स में अपर सेगमेंट छोटी होती है. तो दिस इज रिलेटेड टू वर्टिब्रल इश्यूज. ठीक है, वर्टिब्रल डिस्प्लेजिया हो गया, वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स हो गए, तो वर्टिब्रल इश्यूज में हमारी अपर सेगमेंट छोटी रहती है, लोअर सेगमेंट बड़ी हो जाती है. ठीक है, तो इस तरह से हम लेते हैं अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट रेशियो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसे तो आप सब अगर देखा होगा गेम्स ऑफ थ्रोन, तो उसका एक ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बट मैंने पिक्चर इसलिए लगाई है कि दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डिसऑर्डर एकोंड्रोप्लेजिया, जो अभी हमने पढ़ा है, जिसमें अपर सेगमेंट बड़ी होती है. दिस इज बड़ा, अपर सेगमेंट इज बड़ा, लोअर सेगमेंट इज, अपर सेगमेंट इज बड़ा, लोअर सेगमेंट इज छोटा इन द रेशियो. ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिज्म, एंड एकोंड्रोप्लेजिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिज्म. इधर ही 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं एकोंड्रोप्लेजिया के बारे में जो आते हैं. सबसे पहला तो शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिज्म बोलते हैं एकोंड्रोप्लेजिया को. सेकंड, इसका इनहेरिटेंस कैसे होता है. दिस इज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. एक नेक्स्ट स्लाइड में हम क्विकली जान लेते हैं कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ऑटोसोमल डोमिनेंट. तो हम रेड पेन से बनाते हैं इफेक्टेड जीन. ये है एक इफेक्टेड जीन, कोई से भी एक पेरेंट में हो सकता है ये. एंड देन हमारा नॉर्मल वाइट से वी मेक द नॉर्मल जीन्स. ये है नॉर्मल एंड ये है नॉर्मल एंड दिस इज अगेन नॉर्मल. ये जीन्स है फादर में भी हो सकता है, किसी भी एक पेरेंट में हो सकता है ऑटोसोमल, बिकॉज दिस इज नॉट सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड. तो किसी भी एक पेरेंट में हो सकता है. तो अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो 50% चांसेस रहते हैं कि जब बच्चा होगा वो इफेक्टेड हो सकता है. कैसे हम देखते हैं, तो या तो बच्चे में ये दोनों आएंगे
या बच्चे में ये दोनों आएंगे, अगेन या बच्चे में इस साइड से ये हो गया, देन ये और ये आएंगे, या फिर ये और ये आएंगे। ठीक है, इसके साथ ये दोनों आ सकते हैं, इसके साथ ये दोनों आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये दोनों आ रहे हैं तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये वाला आ रहा है और ये वाला आ रहा है तो भी नॉर्मल है। बट जहां पे ये लाल वाला आ रहा है, जहां पे ये लाल वाला आ रहा है, ये हो गया इफेक्टेड। तो कहने का मतलब क्या है, 50% चांसेस, ठीक है, हो गए ना 1:2, ये रेशो हो गई ना कि 4 में से 2 बच्चे इफेक्टेड होंगे, तो इट इज 50% चांसेस दैट द चाइल्ड विल बी इफेक्टेड। सो दीज आर दी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, जिसमें 50% चांस रहता है कि बच्चा इफेक्टेड होगा। कमिंग ऑन टू अ प्रीवियस स्लाइड, तो एक कॉन्ड्रोप्लेजिया शॉर्ट लिम्ब डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जहां पे 50% चांसेस रहते हैं कि बच्चा इफेक्टेड होगा। थर्डली, क्या जीन्स होता है जिसकी वजह से ये कॉज होता है, इट इज नोन एज FGFR3। तो इसका फुल फॉर्म है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जीन्स 3। ये जीन इफेक्टेड होता है। अब इसके 3 मेन फीचर्स जानते हैं जो कि हम ऑलरेडी बार बार सुन चुके हैं। सबसे पहले मैक्रोकेफेली, हेड बड़ा होता है, हमने ये पहले भी देखा था, ठीक है, हेड इन केसेस में हेड बड़ा होता है। देन हमने अगला नाम सुना था डेंटल, जब मैं आपको डेंटेशन करा रही थी तो उसमें हमने देखा था कि इधर बहुत सारे दांत आ सकते हैं या दांत का डिले हो सकता है, तो डेंटल इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, मैल ऑक्लूजन, बहुत सारे दांत हो सकते हैं, सो टीथ इज इफेक्टेड। एंड लास्टली जो हम पढ़ ही रहे हैं शॉर्ट लिम्ब, तो लिम्स, शॉर्ट स्टेचर। तो ये 3 मेन फीचर्स होते हैं इसके। तो क्विकली हमने एक कॉन्ड्रोप्लेजिया के बारे में जान लिया, इससे ज्यादा हमें नहीं जानना है। शॉर्ट लिम्ब डॉर्फिज्म, जीन कौन सा इफेक्टेड होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सर बड़ा होता है, दांत इफेक्टेड होते हैं, फॉन्टेनेल्स बड़े होते हैं, सूचर्स का डिलेड क्लोजर होता है क्योंकि बोन्स को सारा इफेक्ट कर दिया इसने, प्लस शॉर्ट स्टेचर। ये हमने देख लिया ऑटोसोमल डोमिनेंट। इधर मैं लिख देती हूँ आपकी फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ये पेडिग्री हमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स की है, क्योंकि अभी आज के लेक्चर में हम 2-3 ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। दिस इज अगेन वन ऑफ द कॉजेज ऑफ शॉर्ट स्टेचर। ये भी एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, इसका नाम है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। कॉज ऑफ अ शॉर्ट स्टेचर। इधर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी, जहां हम अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट के बारे में बात कर रहे थे, 2 तरह के शॉर्ट स्टेचर होते हैं, प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर, जहां पे अपर लिम्ब लोअर लिम्ब इक्वली इफेक्टेड होते हैं, जो हमारे कॉमन टाइप के शॉर्ट स्टेचर हैं, जैसे फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है डिस्प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर। डिस्प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर का मतलब होता है कि जहां अपर लिम्ब ज्यादा बड़ा है या लोअर लिम्ब ज्यादा बड़ा है। तो डिस्प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर में हमने दोनों एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। अपर लिम्ब ज्यादा बड़ा है तो रिकेट्स और एकॉन्ड्रोप्लेजिया भी डिस्प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर है, वर्टिब्रल इश्यूज है वो भी डिस्प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर है। तो अगेन एकॉन्ड्रोप्लेजिया इज आर एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट स्टेचर, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर। तो नेक्स्ट हम आते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा पे। तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा अगेन इट इज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। इसमें क्या इफेक्टेड होता है, इसमें इफेक्टेड होता है टाइप 1 कोलाजन। ठीक है, टाइप 1 कोलाजन इज इफेक्टेड। अब टाइप 1 कोलाजन जो होता है हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे उसका यूज होता है, तो बोन्स में यूज होता है।
तो बोन्स में रिपीटेड फ्रैक्चर्स होते हैं, इस बच्चों में लॉन्ग बोन्स में रिपीटेड फ्रैक्चर्स होते हैं। तो इस डिजीज का दूसरा नाम भी है ब्रिटल बोन डिजीज। बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं करेंगे, बट इतना तो जानना जरूरी है आपको। फेमिलियल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो इसलिए मैंने दो साथ में दिखाए हैं ताकि आपको याद रहे कि फैमिलियल डिसऑर्डर है ये, ठीक है। ब्रिटल बोन डिजीज और कहाँ होता है ये? जॉइंट्स में होता है, मसल्स में होता है। तो ये जॉइंट्स और मसल्स दोनों क्या हो जाती हैं? वीक। वीक जॉइंट्स, वीक मसल्स। ओके, नेक्स्ट वर्टेब्रल डिफेक्ट्स होते हैं। काइफोसिस होता है, स्कोलियोसिस होता है, रिपीटेड फ्रैक्चर्स होते हैं। ओके, एंड स्क्लेरा, जो वाइट ऑफ द स्क्लेरा है, जब हम अपनी आंखों को देखेंगे तो जो आंखों का ये वाइट हिस्सा है, इसे फॉर्म करने के लिए कोलाजन 1 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो जब ये कोलाजन 1 इफेक्टेड होता है तो ये आईज वाइट नहीं दिखती हैं। तो आईज कैसी दिखेंगी? ब्लू स्क्लेरा। तो अब ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, छोटा बच्चा है, ब्लू स्क्लेरा है, ऐसी इमेज है, तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, इतना हमें याद रखना है। शॉर्ट स्टेचर का कॉज है, टाइप 1 कोलेजन इफेक्टेड है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ब्रिटल बोन डिजीज बोलते हैं, रिपीटेड फ्रैक्चर्स रहते हैं इसके अंदर, एंड ब्लू स्क्लेरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, इसके बाद हमने ये कर लिया था अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट रेशो का। आर्म स्पैन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आर्म स्पैन दोनों टिप ऑफ द मिडिल फिंगर, आर्म्स एक्सपैंडेड, टिप ऑफ द मिडिल फिंगर से आर्म स्पैन लेते हैं। जनरली अप टू 5 years आर्म स्पैन इज लेस देन हाइट बाय अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर। ये होता है अप टू 5 years। उसके बाद क्या होता है? आर्म स्पैन बिकम्स इक्वल टू हाइट बाय द एज ऑफ 11 years। देन आर्म स्पैन जनरली थोड़ा ज्यादा रहता है हाइट से बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है। लेटर आफ्टर दैट, आफ्टर 11 years। तो इसमें हमें कॉजेज जानने हैं। जब आर्म स्पैन हाइट से बहुत ज्यादा रहता है, मतलब आर्म्स बहुत बड़े हैं हाइट से, तो इसका कॉमन कॉज है मार्फन सिंड्रोम, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। और दूसरा कॉज है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब जिसमें हाइट ज्यादा है, आर्म स्पैन कम है, तो ये अगेन हमारा एकॉन्ड्रोप्लेजिया में हाइट बड़ी है बच्चे की, लिम्स छोटे हैं, ठीक है। तो आर्म स्पैन कम है, हाइट बड़ी है, अगेन ये एकॉन्ड्रोप्लेजिया या क्रेटिनिज्म के केसेस में। क्रेटिनिज्म मतलब शॉर्ट स्टेचर का एक कॉज है। हमें बस ये जानना है कि आर्म स्पैन हाइट से बड़ा होता है मार्फन्स में, जो पूछा गया है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर। हम आगे देखते हैं। अब बोन एज के लिए हमने एक्सरे कराया था, बोन एज फाइंड आउट करी, तो हमारा रिलेशनशिप क्या है, क्यों करा रहे हैं हम ये एक्सरे? तो जनरली क्या होता है, बोन एज हमेशा डिले होगी, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट स्टेचर है, डिलेड इन ऑल कॉजेज ऑफ शॉर्ट स्टेचर। तो हर तरह के शॉर्ट स्टेचर में हाइट छोटी है, तो जो बोन है वो भी छोटे होंगे, बोन भी धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे। तो कहने का मतलब है 7 साल का बच्चा है, अगर हाइट 5 साल जितनी है, तो कार्पल बोन्स भी उसमें 5 ही होंगे, 7 नहीं होंगे या कम नहीं होंगे। एक्सेप्ट 2-3 केसेस ऐसे हैं जिसमें हाइट छोटी है पर बोन एज सेम है, तो बोन एज क्रोनोलॉजिकल एज के इक्वल है। कहने का मतलब है कि बच्चा 7 साल का है, बच्चे की हाइट छोटी है, पर बच्चे के बोन्स, कार्पल बोन्स 7 ही हैं, बोन एज और क्रोनोलॉजिकल एज इक्वल है। ये हमें मिलता है फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर में। इसके बारे में अभी हम देखते हैं फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर और कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्टेचर में क्या डिफरेंस है। तो कहने का मतलब है कि बच्चा छोटा ही हाइट का है, छोटा ही रहेगा, इसकी बोन एज सही जा रही है अपनी उम्र के हिसाब से, बट हाइट छोटी ही है और छोटी ही रहेगी, तो उसे बोलते हैं फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर। एक कॉज है जिसमें बोन एज ज्यादा हो जाता है क्रोनोलॉजिकल एज से,
अब ये भी सिंपल है याद रखना, क्रोनोलॉजिकल एज से बोन एज ज्यादा हो जाना ये हमें मिलता है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में क्या हो जाता है, जल्दी प्यूबर्टी आ जाती है, यानी एक समय आएगा लड़की की जल्दी प्यूबर्टी आ गई, प्यूबर्टी सेट्स इन बिफोर 8 years of age in girls is known as precocious puberty। तो प्यूबर्टी जल्दी आ गई, हाइट वेलोसिटी जल्दी बढ़ गई, बट बोन्स जल्दी भी फ्यूज हो गए, तो एक समय पे आकर हाइट रुक गई। तो हाइट एज से ज्यादा है, बोन्स की एज ज्यादा है क्रोनोलॉजिकल एज से, बट अल्टीमेटली हाइट कम है। कहने का मतलब है अगर 10 साल का बच्चा है, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी आ गई, प्यूबर्टी जल्दी आ गई, जल्दी हाइट बढ़ गई, तो हो सकता है बोन एज 12 साल की हो, बट अल्टीमेटली फ्यूजन जल्दी हो जाता है बोन्स का, तो जो फाइनल हाइट होती है वो कम ही रहती है। तो बोन एज हमेशा डिले होगी एक्चुअल एज से, एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर, जहां जो बोन एज है वही क्रोनोलॉजिकल एज है, बच्चा छोटा है छोटा रहेगा। बोन एज ज्यादा होगी क्रोनोलॉजिकल एज से प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में, कि जल्दी प्यूबर्टी आ गई, बोन्स जल्दी बढ़ गए, बट एज कम है बच्चे की। तो ये याद रखना है हमें। इधर हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर में क्या होता है। हाइट कैसी होती है दोनों में, हाइट शॉर्ट होती है, ये हम बोल ही रहे हैं कि दिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ शॉर्ट स्टेचर, तो हाइट दोनों में शॉर्ट होती है। हाइट वेलोसिटी कैसी होती है, डीले होती है दोनों में, हाइट वेलोसिटी कम होती है, ठीक है, धीरे बढ़ रहे हैं बच्चे, छोटे हैं बढ़ भी धीरे धीरे रहे हैं। फैमिली हिस्ट्री क्या आती है, नॉर्मल, देयर इज नो फैमिली हिस्ट्री, बट इसमें डिलेड प्यूबर्टी की फैमिली हिस्ट्री होती है। अगेन बोन एज कैसी होती है, इसमें तो डिलेड होती है, ये हमने पढ़ा ही है, सारे कॉजेज में डिलेड होगी, बट फेमिलियल में बोन एज सेम होगी क्रोनोलॉजिकल एज से, ये हमने अभी समझ लिया था। प्यूबर्टी डिलेड होती है, इसमें नॉर्मल होती है। फाइनल हाइट कैसी होगी, नॉर्मल होगी। फाइनल हाइट कैसी होगी, शॉर्ट होगी, बट नॉर्मल फॉर एज, नॉर्मल फॉर टारगेट आई मीन। तो इसे समझते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्टेचर, एक होता है फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर। फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर का मतलब है माँ बाप छोटे हैं, बच्चा भी छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, हाइट शॉर्ट है, फैमिली हिस्ट्री नॉर्मल है, बोन एज भी सेम है, फाइनल हाइट बच्चे की छोटी ही है, बट जो हमने टारगेट हाइट की बात करी थी मिड पेरेंटल हाइट की, तो वो माँ बाप की एज के अकॉर्डिंग बच्चा एकदम सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है, बच्चा अभी इनिशियली छोटा है, पर फैमिली हिस्ट्री है डिलेड प्यूबर्टी की, प्यूबर्टी सेट इन करेगी, डिले आएगी, बच्चा कैचअप ग्रोथ कर लेगा, फाइनल हाइट नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्टेचर में फाइनल हाइट नॉर्मल हो जाती है, बोन एज एज इन ऑल द कॉजेज ऑफ शॉर्ट स्टेचर क्रोनोलॉजिकल एज से कम होती है, एक्सेप्ट फेमिलियल में जहां सेम होती है। तो ये के कंसेप्ट जानना जरूरी था। अब विच ऑफ द चार्ट इज यूज्ड टू असेस बोन एज, स्नेलिन्स चार्ट किस लिए यूज होता है, आईज में यूज होता है, ठीक है। एरिक्सन चार्ट कहाँ यूज होता है, एरिक्सन चार्ट लेटर ऑन जो हमारा न्यूनेटोलॉजी में वहां आता है। ग्रोथ चार्ट्स हमारे कहाँ यूज होते हैं, ग्रोथ चार्ट्स हमने पढ़े थे, रोड टू हेल्थ चार्ट्स होते हैं टू प्लॉट हाइट वेट। तो ऐसे कौन से चार्ट हैं जो हम बोन एज से कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, तो इसका आंसर ग्रूलिक एंड पाइल्स एटलस। दो चीजें होती हैं जिसमें हम बोन एज कंपैरिजन करते हैं, एक होता है ग्रूलिक्स पाइल्स एटलस और दूसरा होता है टैनर व्हाइट हाउस मेथड, टैनर व्हाइट हाउस। तो ये नाम जानने जरूरी है, ये याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। एप्लीकेशंस भी हैं बहुत सारी फोन्स में जहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं। ये पूरी एक एटलस भी होती है ग्रूलिक्स एंड पाइल्स की, बोन वाइज कार्पल बोन्स को, मेटाकार्पल बोन्स को सबको कंपेयर किया होता है। सो द आंसर इज ग्रूलिक्स एंड पाइल्स एटलस। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स हैव आर्म स्पैन मोर देन हाइट, ये हमने पढ़ लिया था, मार्फन्स एंड क्लाइनफिल्टर्स। सो यस हमारा यहाँ पे मार्फन्स है, तो दिस इज द आंसर। क्विकली दो तीन बातें मार्फन्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। मार्फन सिंड्रोम, अगेन हमने क्यों बोला मार्फन्स हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि आज हम ऑलरेडी दो ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम्स पढ़ चुके हैं।
तो वहीं पे मार्फन सिंड्रोम भी पढ़ते हैं। दिस इज अगेन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या प्रोमिनेंट होता है? लंबा होता है बच्चा, टॉल अपीयरेंस होती है, लॉन्ग टोज लॉन्ग होती हैं, नेल्स लॉन्ग होते हैं, लंबे लंबे होते हैं सब चीजें। ठीक है, नेल्स आर लॉन्ग, आर्म्स आर लॉन्ग, टोज आर लॉन्ग। बच्चे का बेसिकली हाइट एंड स्ट्रक्चर बड़ा होता है दिखने में। और क्या होता है? बिकॉज बच्चे की हाइट एंड स्ट्रक्चर बड़ा होता है, रीढ़ की हड्डी के डिफेक्ट्स मिलते हैं, स्कोलियोसिस, काइफोसिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होता है? ये जो मार्फन सिंड्रोम होता है ना, बिसाइड्स द बोन ये ब्लड वेसल्स और हार्ट को भी इफेक्ट करता है। तो हार्ट में दिस कैन प्रेजेंट विद माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। बस इतना ही जानना है हमें, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। और जो ब्लड वेसल में होता है, ये लार्ज ब्लड वेसल एओर्टा को इफेक्ट करता है, तो वेयर इट कैन लीड टू डायलिटेशन ऑफ एओर्टा, जिसे बोलते हैं एओर्टिक डाइसेक्शन। तो इतना ही जानना है मार्फन सिंड्रोम के बारे में। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, आर्म स्पैन इज मोर देन हाइट, लंबा बच्चा दिखता है, फेशियल फीचर्स लॉन्ग होते हैं, हाई आर्च्ड पैलेट होता है। ठीक है, प्लस हार्ट को और ब्लड वेसल्स को जो इफेक्ट करता है, उसमें हार्ट में माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स मिल सकता है, या एओर्टिक डाइसेक्शन हार्ट में मिल सकता है। तो क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? अ टॉल लुकिंग चाइल्ड कम्स टू द ओपीडी, on auscultation we find a murmur in the child, and the child has very long toes and very long fingers. Can you tell the differential diagnosis? So one of the differential diagnosis would be Marfan syndrome. ठीक है, अब ये हमने देखा है। अगेन डायग्नोसिस ऑफ दिस डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ये पिक्चर आई हुई है आपके एग्जाम्स में। तो ये क्या है? शॉर्ट लिम्ब डॉर्फिज्म का सबसे कॉमन कॉज, वेयर अपर सेगमेंट इज मोर देन लोअर सेगमेंट। yes, it is achondroplasia, it is a autosomal dominant disorder, and इस disorder का एक बहुत famous हमारा गेम ऑफ थ्रोन्स का कैरेक्टर है, राइट। देन हम आते हैं SMR स्टेजिंग या टैनर स्टेजिंग पे। इसमें क्वेश्चन आया है व्हाट इज टैनर स्टेजिंग यूज्ड फॉर? So Tanner staging is used for sexual maturity assess करने के लिए। SMR means sexual maturity rating। तो उसके लिए कौन सा यूज होता है? हमारा Tanner's method। Tanner staging sexual maturity rating के लिए यूज होता है। किस लिए यूज होता है ये? जब बच्चा चाइल्डहुड से प्यूबर्टी में जाता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, टू असेस द चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, टू असेस द चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी हमारा ये मेथड यूज होता है टैनर स्टेजिंग का। क्या एबनॉर्मैलिटीज है, वेदर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इज नॉर्मल या एबनॉर्मल। तो इसके पैरामीटर्स जानते हैं। ऑलवेज जब फीमेल्स में हम करेंगे तो हमारे पास एक फीमेल अटेंडेंट हो, साथ में कोई फीमेल हेल्प हो। सिमिलरली मेल्स में कर रहे हैं बीइंग अ फीमेल, तो हमारे पास मेल हेल्प या मेल अटेंडेंट होना बहुत जरूरी है। वील टेक द परमिशन फ्रॉम द फैमिली, एक्सप्लेन देम व्हाई डू वी नीड टू डू दिस। जैसे शॉर्ट स्टेचर का एक कॉज है डिलेड या प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, तो उन केसेस में ये करना जरूरी होता है। तो जो कॉमन है दोनों में वो है प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर 5 स्टेजेस में होते हैं ये। इसमें स्कैंटी प्यूबिक हेयर, स्कैंटी रहते हैं। नेक्स्ट में स्मॉल अमाउंट में डाउन साइडेड हेयर होते हैं। इसे लर्न करना जरूरी नहीं है, बेसिक्स पता होने चाहिए। ग्रेजुअली देयर आर मोर हेयर्स, देन कंप्लीट ट्रायंगल ऑफ द प्यूबिस फिल कर देते हैं हेयर, एंड लास्टली दे एक्सटेंड टू द थाई। 3 चीजें हमें इसमें जाननी है कि 3 स्टेजिंग में मेल्स में हमारा टेस्टिस एंड पेनाइल साइज देखते हैं, फीमेल्स में ब्रेस्ट स्टेज होता है, एंड दोनों में कॉमन होता है प्यूबिक हेयर स्टेजिंग। तो प्यूबिक हेयर स्कैंटी, थोड़े आए थोड़े ज्यादा आए, ट्रायंगल एंटायर फिल कर दिया, एंड देन थाई हेयर्स आ गए। सो दैट इज योर प्यूबिक हेयर स्टेजिंग। सिमिलरली अगर हम इधर देखें टेस्टिकुलर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग करते हैं तो स्टेज 1 में लेस देन 4 ml होती है, स्टेज 2 में 4 to 8 ml होती है, इधर 15 to 20 इधर 8 to 12 ml होती है, देन इधर 15 to 20 ml होती है, एंड हियर द टेस्टिकुलर वॉल्यूम इज मोर देन 20 ml।
So this is your testicular volume. ये है stages. तो ये stage 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, अब ये इसकी इंपॉर्टेंस हमें देखेंगे कि हमें क्यों जाननी है ये. फीमेल्स में ब्रेस्ट बड डेवलपमेंट होती है, इसमें हम देख लेते हैं. इधर सिंपल, देयर इज नो ब्रेस्ट बड. Gradually there is a breast bud under the areola. एरियोला के नीचे आती है, ये है ब्रेस्ट बड अंडर द एरियोला आती है. देन ये आपको डार्क एरिया दिख रहा है, तो आउटसाइड द एरियोला ग्रेजुअली एनलार्ज हो जाती है. देन ये फर्दर एनलार्जमेंट होती है, इधर से भी एनलार्ज हो रही है ब्रेस्ट, इधर से भी. इसे डबल स्कूप अपीयरेंस बोलते हैं. एंड फाइनली नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है सिंगल कॉन्टोर में. ब्रेस्ट फॉर्म्स अलोंग विद द एरियोला इन अ सिंगल कॉन्टोर. हमें इसमें दो चीजें याद रखना जरूरी है. जो फीमेल डेवलपमेंट का सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है थिलार्के. तो हम ये पीछे जाके स्लाइड पे लिखते हैं. प्यूबर्टी कब कब सेट इन करती है, गर्ल्स एंड बॉयज में प्यूबर्टी कब कब सेट इन करती है. तो सबसे पहले गर्ल्स में एंड बॉयज में. एज क्या क्या होती है प्यूबर्टी की, एज ऑफ प्यूबर्टी. तो गर्ल्स में जनरली प्यूबर्टी की एज होती है 9 to 13 ईयर्स. 9 to 13 ईयर्स. 10 ईयर्स होती है अप्रोक्सीमेट एज. तो 9 to 13 ईयर्स पे फीमेल्स में प्यूबर्टी आती है. बॉयज में जनरली ये प्यूबर्टी आती है 10 to 14 ईयर्स पे. ठीक है, गर्ल्स में जल्दी प्यूबर्टी आती है, बॉयज में बाद में प्यूबर्टी आती है. प्यूबर्टी का ऑर्डर क्या है, सबसे पहले क्या आता है. तो गर्ल्स में सबसे पहले आता है थिलार्के. थिलार्के यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टेज 2. सो दिस इज थिलार्के. थिलार्के के 1 से 1.5 साल बाद आता है प्यूबार्के. प्यूबार्के यानी प्यूबिक हेयर स्टेज, एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर स्टेज. थिलार्के, प्यूबार्के और इसके 2.5 इयर्स बाद आता है मेनार्के. मेनार्के यानी एज ऑफ ऑनसेट ऑफ मेंसेस. ठीक है, गर्ल्स की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसकी एज ऑफ ऑनसेट को बोलते हैं मेनार्के. तो गर्ल्स में सबसे पहले आता है थिलार्के यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टेज 2, जब प्यूबर्टी सेट इन करती है. उसके बाद आता है प्यूबार्के और उसके बाद आता है मेनार्के. सिमिलरली बॉयज का होता है गोनाड्स पहले आते हैं. गोनाडार्के अगेन स्टेज 2 जो हमने देखी थी. देन आते हैं प्यूबार्के, प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर्स एंड लास्ट में आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की एज. ठीक है, तो स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस. पर इधर हमने देख लिया कि क्या क्या है. गर्ल्स में 9 to 13 ईयर्स पे आती है प्यूबर्टी, बॉयज में आती है 10 to 14 ईयर्स पे. पहली स्टेज गोनाडार्के स्टेज 2 इन बॉयज, थिलार्के ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टेज 2 इन गर्ल्स. दोनों में प्यूबार्के आता है. देन दोनों में हार्मोनल्स, मेंस्ट्रुअल एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मार्के. ठीक है, ये हमारी एक चीज ये हो गई. नेक्स्ट चीज होती है कि मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी कब होती है. तो अगेन मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी गर्ल्स में देखने को मिलती है टैनर स्टेज 2 and 3. एंड बॉयज में देखने को मिलती है टैनर स्टेज 3. जनरली इन सबको याद रखेंगे, जैसे हमारे मदर्स भी कहते हैं कि गर्ल्स जल्दी हाइट खींचती है, बॉयज थोड़ा लेट हाइट खींचते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ द टाइम ऑफ सेट इन ऑफ प्यूबर्टी. गर्ल्स में जल्दी सेट इन होता है, बॉयज में थोड़ा देर से सेट इन होता है. ठीक है, इधर हम दो टर्मिनोलॉजी और देख लेंगे गर्ल्स एंड बॉयज में. एक होती है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, हम बार बार बोल रहे हैं
कि जल्दी प्यूबर्टी आ जाना, तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी से हम क्या समझते हैं, और एक हम देखते हैं डीलेड प्यूबर्टी, यानी डीले प्यूबर्टी जो एज में आनी चाहिए थी नहीं आई है। दोनों ही केसेस में हाइट छोटी होगी। प्यूबर्टी अगर जल्दी आ जाती है तो बच्चा बड़ा अपीयर करेगा, बट थोड़े टाइम बाद जाके हाइट रुक जाएगी, तो फाइनल हाइट छोटी होगी। अगेन डिलेड प्यूबर्टी में जब बच्चा हमारे पास आएगा छोटा होगा, बट धीरे धीरे जब प्यूबर्टी सेट इन करेगी हो सकता है नॉर्मल हाइट पे पहुंच जाए, जैसे हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल में। तो इसमें गर्ल्स में क्या एज होती है, लेस देन 8 ईयर्स में अगर प्यूबर्टी आ गई तो उसे प्रिकॉशियस बोलते हैं। बॉयज में अगर ये एज हो गई लेस देन 9 ईयर्स, सो दिस इज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। गर्ल्स में डिलेड प्यूबर्टी क्या होती है, मोर देन 13 ईयर्स, एंड बॉयज में मोर देन 14 ईयर्स तक क्या नहीं आया। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट सबसे पहले क्या आता है, स्टेज 2, स्टेज 2 गोनाडार्के या स्टेज 2 थिलार्के, बेस्ट ब्रेस्ट डेवलपमेंट, तो इसे बोलते हैं डिलेड प्यूबर्टी। तो अब इतनी टेंशन नहीं लेनी है, क्या क्या याद करेंगे टैनर स्टेजिंग में। टैनर स्टेजिंग किस लिए होती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी रेटिंग के लिए जानने के लिए। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की डेफिनेशन 8 एंड 9, डिलेड अगेन 13 एंड 14, डिले इन स्टेज 2, और सीक्वेंस हमें याद रखनी है, सीक्वेंसेस थिलार्के, प्यूबार्के, मेनार्के, गोनाडार्के, प्यूबार्के, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मार्के। तो ये सेम है, इसमें बहुत कुछ ज्यादा हमें रटना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर फिनिश। इधर हमने आज जाना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट था बाकी 2 लेक्चर्स से, कार्पर बोन्स के बारे में, जहां पे हमने एक बहुत ही अच्छा निमोनिक पढ़ा था। शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच अप, पिसिफॉर्म लेट आता है। 1 ईयर पे कितने होते हैं, 2 बोन्स, एंड देन 2 पे 2, 3 पे 3, 8 पे नॉट 8, क्योंकि पिसिफॉर्म आता है 12 साल पे, ठीक है। रिस्ट का एक्सरे कराते हैं अगर हमें बोनेज जाननी होती है। फिर हम शॉर्ट स्टेचर पे आए, शॉर्ट स्टेचर के कॉजेस पढ़े हमने, शॉर्ट स्टेचर में कॉन्स्टिट्यूशन और डिलेड के बारे में पढ़ा। 3 इंपॉर्टेंट सिंड्रोम्स पढ़े जिन पे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, याद रखने हैं, एकोंड्रोप्लेजिया, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एंड मार्फन सिंड्रोम। नेक्स्ट वी केम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट एसएमआर स्टेजिंग, जिस पे क्वेश्चन आता है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, डिलेड प्यूबर्टी की एजेस इन मेन एंड फीमेल, एंड टैनर स्टेजिंग यूज किस लिए होती है। सो quickly revise it, make good notes, handwritten notes, to the point notes बनाइए, revise करिए, and do the MCQs. Very nice picture based MCQs have been there on achondroplasia, Marfan syndrome, and you maybe next osteogenesis imperfecta पे आ जाए. So we beautifully discuss it picture के साथ. So all the best, do well, and see you in the next lecture. Bye.